गुड इवनिंग की बताना। चलो देखो यहाँ पे क्या रहा है, टेक टेक सम फ्रूट जूस है, ठीक है। अब एक्टिविटी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है फर्मेंटेशन, मेन चीज है ना। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन सिंपली मीन्स सड़ा देना, है ना, किसी चीज को। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो चीजों को फर्मेंट कर देते हैं। फर्मेंटेशन का हिंदी मतलब है सड़ाना। तो यहाँ कह रहा है फर्मेंटेशन, देखो दो चीजें बनती हैं, एक बनता है एल्कोहल, ये याद कर लेना। जो फर्मेंटेशन का बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीजें निकलती हैं। तो कह रहा है what change is observed in lime water and how long does it take for this change to occur? लाइम वाटर क्या होता है बेटा? लाइम वाटर होता है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें रिएक्ट करेगा CO2, तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? ये होता है वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट। अरे यार सॉरी, फोन अपना वो कर दूं। ये होता है वाइट कलर प्रेसिपिटेट। और ये क्या कर देता है? ये लाइम वाटर को टर्न कर देता है मिल्की। तो आपको ये चीज बस यहाँ पे लिखनी है आपके कंक्लूजन में कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्लियर है सभी को? बन जाएगा। बताओ बेटा, बन जाएगा। है ना, सिंपल है ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अपने को पढ़ना है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक, ये देखो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बेटा हर साल बोर्ड में आया है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैडम इसको अभी भी एग्जाम में देंगी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अच्छा। अब देखो रेस्पिरेशन दो टाइप के हैं, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। ठीक सर, है। हाँ, मैम कहते हैं चार्ट बनाने के लिए बोलेंगी, रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे सर इससे। चार्ट नहीं, क्वेश्चन आ जाएगा कि डिस्क्राइब एरोबिक रिएक्शन या डिस्क्राइब एनारोबिक। तो एरोबिक आएगा तो अपनी बॉडी वाला लिख देना, जहाँ पे जो ये वाली रिएक्शन यस सर। लास्ट वाली। और अगर एनारोबिक पूछती हैं तो फिर आपको दोनों ये भी लिख देना, मसल वाली भी और ईस्ट वाली भी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो देखो यहाँ पे। यस सर। तो अब ये क्वेश्चन आ गया कि भाई डिस्क्राइब रेस्पायरेशन। तो पहले रेस्पायरेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन, है ना, या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स आइदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों हो सकता है। अरे अरे अच्छा, सॉरी सॉरी, व्हाट्सएप ये बार बार टुक टुक कर रहा है, सॉरी है। व्हाट्सएप वेब चालू है मेरे कंप्यूटर में, सॉरी। अब नहीं होगा। तो आइदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको अपन बोलते हैं रेस्पायरेशन। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल में, और क्या निकलती है? सब हर चीज में देखो कॉमन चीज क्या है? एनर्जी, एनर्जी निकलती है। अब इसके बाद आपने डेफिनेशन लिख दी, बन जाएगा डेफिनेशन लिखते, है ना। इट इज अ process in which complex molecules are broken down into simpler molecules either in presence of oxygen or in absence of oxygen। और मकसद क्या है इस प्रोसेस का? टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, अच्छा। अब ये दो स्टेप में होता है। पहला जो स्टेप होता है बेटा, उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। लिखना है तो अच्छी बात है, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, बस पता होना चाहिए। देखो ग्लाइको मतलब क्या होता है? ग्लूकोज, और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो जो पहला प्रोसेस है वो होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। और ये कहाँ पर होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में। चाहे एरोबिक हो चाहे एनरोबिक हो, इट विल ऑलवेज टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूकोज किस में ब्रेक कर जाता है? ग्लूकोज ब्रेक करता है पायरूवेट में, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और कुछ एनर्जी मिलती है साथ में जब ये ब्रेक डाउन होता है इसका। तो ये पहला स्टेप हो गया। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिसिस, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म टू गिव टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल निकलते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। फॉर्मूला एंड ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, ज्यादा फॉर्मूले पढ़ोगे तो भूल जाओगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। अब देखो आगे, ये स्टेप सब में कॉमन हो।
चाहे एरोबिक है चाहे एनारोबिक है। फिर अब पहले अपन पढ़ लेते हैं एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे खत्म होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो आपका पायरुवेट है ये फर्दर ब्रेक डाउन होता है टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कितने एनर्जी मिलती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेक होने पर? 38 एटीपी। ये आप 38 80। हाँ ये आप लिख देना, ठीक है। तो ऑन ब्रेकिंग ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, ठीक। अब दूसरी रिएक्शन होती है मसल सेल में, ये अपने मसल सेल में होती है। अच्छा देखो ये जो दोनों रिएक्शन है, आप ये ईस्ट वाली और मसल सेल वाली, यहाँ पे ध्यान देना, मसल में लैक ऑफ ऑक्सीजन है और ईस्ट में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। तो ये जो दोनों रिएक्शन है, ये पहली होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, दूसरी होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये दोनों रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो सुन लो, लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल, वो देखा ना जब बहुत दौड़ते हैं या जितने भी एथलीट, जैसे सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करता है ना, आपने पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, उसको हमेशा क्रैम्प पड़े आते थे पैरों में। तो क्रैम्प क्यों होता है? कि जब आप बहुत ज़्यादा भागते हो तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, लेकिन आपका जो ब्रीदिंग रेट है, जो आपका लंग्स का जो कैपेसिटी है, वो तो उतना ही है ना। तो लंग्स तो उतना ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, भले आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है बट एक सर्टन लिमिट तक ही प्रोवाइड कर पाएगा। तो फिर क्या होता है, मसल्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में या एडुकेट अमाउंट में नहीं पहुंच पाती है। तो उसके कारण क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज है या जो पायरुवेट है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, उससे अपन कहते हैं रेस्पिरेशन इन अवर मसल सेल। इसमें क्या बनता है बेटा? लैक्टिक एसिड। अब एसिड का नेचर कैसा होता है? करोजिव होता है ना। तो इसी एसिड से मसल्स में क्रैम्प पड़े आता है और दर्द होने लगता है। तो ये आपकी रिएक्शन होती है मसल में, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी, और कितनी एनर्जी बनती है? 2 एटीपी। ध्यान रखना, केवल 2 एटीपी एनर्जी बनती है, बहुत कम एनर्जी। तो दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस टू वर्क प्रॉपरली। तो ये जितने भी स्पोर्ट्समैन है ना, सभी को क्रैम्प पड़ता है। क्रैम्प क्यों पड़ता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। और ये कैसा होता है? इन लैक ऑफ ऑक्सीजन रहती है बट कम रहती है। जो लास्ट आपकी ये सबसे ऊपर वाली रिएक्शन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ईस्ट करवाता है ना। सबसे इसका सिंपल एग्जांपल है, जो वाइन यार्ड होते हैं जहाँ पे वाइन बनती है, तो अंगूर जो होता है आपका, अंगूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेप्स। ग्रेप, हाँ। ग्रेप्स। हाँ, तो ग्रेप्स को सड़ाते हैं ना, फर्मेंट करते हैं अंदर रख के बॉक्सेस या कहीं पर। तो वहां पर ये रिएक्शन होती है वाइन यार्ड में। कभी पुणे जाना या नागपुर जाना, तो नागपुर में बहुत सारे वाइन के फार्म्स हैं, मैंने देखे हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा कैसे बनाते सर हैं। नासिक में मेनली। नासिक में भी हैं, इधर भी हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ क्या बात है, तुम तो गई हो क्या श्याम बबी? नहीं सर, जनरल नॉलेज से पढ़ा। ओके, जनरल नॉलेज में पढ़ा। ओके, मेरे को लगा तुम जाके टेस्ट करके आई हो। चलो अच्छी बात है, बताना कैसा टेस्ट करता है वाइन। मेरे को तो नहीं पता कैसा करता है यार, मैंने वाइन कभी ही नहीं, मतलब मुझे नहीं करना। नहीं। वाइन तो इज लाइक, पता है वो जो होता है ना, तुमने देखा होगा जितने फॉरेनर्स होते हैं ना, वो लोग जब खाना खाते हैं तो ऐसे वाइन रखे रहते हैं, देखा है ना पिक्चरों में, और हल्के हल्की ऐसे वाइन पीते रहते हैं। देखा है ये चीज? नहीं देखा? चलो ठीक है, अभी देखना। सर मैं मूवीज बहुत कम देखती हूँ। हाँ तो सुनो, क्या होता है, जो मतलब जैसे वो नशे के लिए नहीं पीते उन लोग क्या करते हैं, जैसे अपन खाना खाते हैं, तो अब जैसे आप पनीर की सब्जी खा रहे हो तो शुरुआत में तो बहुत टेस्ट आएगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी जो टेस्ट बर्ड होती है ना, टेस्ट बर्ड में वो पनीर का जो भी मसाला है, जो भी है, जो ऑयल है, वो चिपक जाता है। अब आप फर्दर जब खाना खाओगे तो आपको प्रॉपर टेस्ट खाने का नहीं मिलता। तो जितने भी ये सब विदेशी लोग हैं ना, इनको देखना, ये ऐसे खाना खा के हल्की हल्की वाइन पीते रहते हैं। तो वाइन क्या करता है, ये जो ऑयल जमा होता है ना आपकी जीभ में, इसको हटा देता है। तो आप जो भी खाओ आपको उसका पूरा टेस्ट आता है। तो मतलब वाइन तो खैर नशे के लिए नहीं पीने, कोई पीता भी नहीं नशे के लिए। इट इज़ गुड फॉर द डाइजेशन एंड एवरीथिंग, और टेस्ट अच्छा आता है खाने का। क्या छोड़ो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीना चालू कर दो। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फॉरेन में ऐसा होता है। अब देखो, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल बनता है। इथेनॉल मैंने बता दिया क्या होता है, अल्कोहल है ना, शराब। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और एनर्जी बनती है। यहाँ भी कितना एटीपी बनता है? 2 एटीपी। तो ये दोनों रिएक्शन बेटा साइटोप्लाज्म में ही खत्म हो जाती हैं। ये वाली रिएक्शन
खत्म होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोलिसिस है, जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है पायरूवेट में, ये स्टेप तीनों में कॉमन है और ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। ये आगे साइटोप्लाज्म में खत्म हो जाएंगी और ये जाके माइटोकॉन्ड्रिया में खत्म होता है। इसमें 38 एटीपी, इसमें 2 एटीपी, इसमें भी 2 एटीपी। प्रोडक्ट याद कर लेना, ईस्ट में बनेगा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, मसल में बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, इसमें CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी बन जाएगा। इजी है ना? क्यों जी? यस सर। है ना, इजी है, इतना पढ़ लेना, ये पेपर में आएगा, पक्का पक्का आएगा, है ना। नहीं आए तो फिर कुछ मत करना, ठीक, मतलब कुछ मत, और क्या करोगे। तो अब चलो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। अब देखो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का रेस्पिरेशन दिया था, पहले अपना छोड़ दो। हाँ, ये एक चीज पढ़ लेना, इसमें देखो ये बक्कोफेरिंग्स छोड़ दो, बक्कोफेरिंग्स मतलब माउथ हो जाता है, ये वाला पार्ट काट दो। ट्रैक किया, सुन लो, ये क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू रेस्पायर या ब्रीद करता है, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल बस आप याद कर लो। स्किन के थ्रू कौन करता है? अर्थवॉर्म करता है। ये सब आप चीजें पढ़ते लास्ट ईयर, अगर आप वो चैप्टर पढ़ते, कौन सा, डाइवर्सिटी लिविंग डाइवर्सिटी। ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो कट गया, नहीं तो फिर आप ये पढ़ते सब, है ना। तो एक अर्थवॉर्म आपने याद कर लिया। गिल्स के थ्रू कौन करता है? गिल्स के थ्रू सबसे सिंपल एग्जांपल है फिश, ये याद कर लो, आपकी बुक में फिश दिया है, बाकी ये सब क्लास 9th वाला है, एनिलिडा, प्रॉन, क्रैब, मोलस्का, ये सब आप क्लास 9 में पढ़ते, बट आपके सिलेबस से कट गया था, तो एक ही याद कर लो। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होता है? कॉकरोच देखा है? कॉकरोच, कॉकरोच के बॉडी में छोटे छोटे होल होते हैं ऐसे, और टनल टाइप के, वो इसी के थ्रू ब्रीदिंग करता है, इसको अपन ट्रैकिया बोलते हैं। तो जितने इंसेक्ट हैं उनमें होता है, इसका एक कॉकरोच सबसे अच्छा एग्जांपल है। कॉकरोच, क्या स्पेलिंग होती है कॉकरोच की? कॉकरोच, सही एग्जांपल है, स्पेलिंग सही है। यस सर। हाँ, यस। लंग्स के थ्रू कौन करता है? इसमें आप सिंपल मैमल लिख दो या ह्यूमन, बात एक ही है। जितने ह्यूमन बींग है सभी लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो एक नंबर का सवाल आता है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रेस्पायर्स थ्रू स्किन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रेस्पायर्स थ्रू गिल, फिर ट्रैकिया। ये बकोफेरिंग्स छोड़ दो, ठीक है, बकोफेरिंग्स मत करो। जो फ्रॉग है बेटा, वो आपका, देखो यहाँ पे गिल्स, पानी में गिल्स से करेगा, है ना, और जब लैंड पे आ जाएगा तो स्किन से करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का डिफरेंस लिखने को आता है, तो सुन लो। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें अपन O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ देते हैं। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें अपन फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और एग्जाम्पल, ये तो पहला आपका हो गया। उसके बाद कह रहा है दिस इन्वॉल्व 2 स्टेप, वेंटिलेशन दैट इज मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स, दूसरा गैस एक्सचेंज, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें एक बार अंदर ऑक्सीजन जाती है, वो ब्लड के साथ मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के अपने लंग्स से बाहर निकलती है। इसमें केवल एक प्रोसेस है, वो क्या है? टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड एलिमिनेट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ सेल, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एक्शन दिस इज वॉलेंट्री। अपन अपना ब्रीदिंग रेट कंट्रोल कर सकते हैं, सांस तेज लिए, सांस स्लो कर दिए। और ये जो एनर्जी वाला प्रोसेस, ये इनवॉलेंट्री है, कौन सा सेल कितना खाने को तोड़ रहा है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये 3 आप याद कर लो, 3 कम से कम डिफरेंस आते हैं। उसके बाद इट इज एन नॉन एक्टिव प्रोसेस, सही बात है, इसमें आपको एनर्जी लगानी नहीं पड़ती है। इट इज एन एक्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये 3 शुरुआत के याद कर लो। पहला फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। दूसरा, इसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर निकलता है, और इसमें क्या होता है? फूड ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं। तीसरा, ये वॉलेंट्री है, अपन इसको एक सर्टन रेट तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये इनवॉलेंट्री है, अपन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बन जाएगा, कॉपी में लिख लेना, ठीक है, बनेगा बेटा। यस। यस ओ, सर।
ओके ओके, चलो अब आ गया ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स या रेस्पायरेशन। वहां पे वैसे रेस्पायरेशन दिया, बट रेस्पायरेशन नहीं देना चाहिए था, ब्रीदिंग देना चाहिए था। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, मेरे से भी होती है। हम्म, तो देखो यहाँ पे ये आपको डायग्राम दिया है लंग्स का। अब इसमें केवल देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़नी है। सबसे पहला एयर है। एयर कहाँ से जाती है? नोज से, नेजल कैविटी से एंटर करती है। नेजल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगी, फिर लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है बेटा अपनी बॉडी में? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैरिंग्स? सर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, हाँ, वोकल कॉर्ड होता साउंड है। बॉक्स ऑफ हाँ वेरी गुड अर्चिता। सर लैरिंग ग्लैंड। ग्लैंड नहीं होता है, अरे वॉइस बॉक्स है अपना, जहाँ से आवाज निकलती सर है। वॉइस बॉक्स। हाँ, वाइब्रेशन होता है और वहां यस से आवाज निकलती है। जो मेरी जो आवाज निकल रही है वो लैरिंग्स में ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब सुनो आगे। यस सर। हम्म, तो एक मिनट, अभी मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है। अब अच्छा, ये फेरिंग्स क्या करता है पता है? फेरिंग्स का फंक्शन है, फेरिंग्स में होते हैं टॉन्सिल। नहीं, कुछ लोग को टॉन्सिल की बीमारी हो जाती है, और टॉन्सिल का मेन फंक्शन होता है कि आप जो भी एयर लेते हो ना, ये एयर को फिल्टर करता है, ठीक। तो अगर आप जो एयर ब्रीद कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, बहुत उसमें डस्ट और जर्म पार्टिकल है, तो आपके टॉन्सिल खराब हो सकते हैं। और एक बार टॉन्सिल खराब हो गए तो फिर वो सही नहीं होते, फिर आपको उसको हटवाना पड़ता है। खैर बहुत कम लोग में इफेक्टेड होते हैं, बट होता है। अच्छा, तो सबसे पहले हवा कहाँ से एंटर करेगी? चलो यहाँ पे पार्ट्स लाइन से दी, यहाँ पर इससे पढ़ते हैं, ये देखो ज़्यादा इजी है, और इसके फंक्शन भी दिए हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा होगा मैं बता दूंगा। ये देखो, सबसे पहला है नेजल कैविटी, मतलब नाकों के अंदर हवा गई। नॉस्ट्रिल, अपनी दो नॉस्ट्रिल है ना, ये जो आपके नोज के होल है, क्या करता है? इसका मेन फंक्शन क्या है? एयर को फिल्टर करता है, वार्म करता है, और मॉइस्चर करता है। अब सुन लो क्यों जरूरी है। फिल्टर मतलब आपके नोज में हेयर होते हैं, वो जो हेयर हैं वो सारे डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब, मतलब पकड़ लेते हैं, बड़े डस्ट पार्टिकल को। एयर को वार्म करता है भाई, बाहर एयर का टेम्परेचर हल्का लो है, अपने को हल्की गर्म हवा चाहिए अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉइस्चर। सुन लो, अगर अपन एकदम ड्राई एयर सपोज अंदर ब्रीथ कर ली, तो जब ड्राई एयर मूव करेगी अपने विंड पाइप में और अपने लंग्स में, तो वो तो एकदम ड्राई है। ड्राई चीज़ें में क्या प्रोड्यूस होता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, तो वो मेरे अंदर के ऑर्गन्स को जला सकती है या खराब कर सकती है। तो ये जो नोज है ना, नोज में प्रेजेंट होता है म्यूकस। म्यूकस मतलब मवाद है ना, जो आपकी नोज ही निकलती रहती है। ये जो म्यूकस है, ये मॉइस्चर ऐड कर देता है ड्राई एयर में, और उसको मॉइस्ट एयर बना देता है, ताकि जब वो हवा अंदर जाए तो वो ड्राई ना रहे और ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो। फिर ये एयर कहाँ चली जाती है? फेरिंग्स में, ठीक। अब नेक्स्ट आ गया ओरल कैविटी। ओरल मतलब ये माउथ हो गया है ना, नाक से इधर से निकल के। तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट एयर टू फेरिंग्स, वार्म एंड मॉइस्चर एयर, हेल्प प्रोड्यूस साउंड। साउंड तो आपका लैरिंग्स में होता है, ठीक है। फिर फेरिंग्स से कहाँ जाती है? ट्रांसपोर्ट एयर टू लैरिंग्स। यहाँ पे फेरिंग्स का फंक्शन नहीं दिया, यहाँ पे लिख लेना, फेरिंग्स में होते हैं टॉन्सिल। और टॉन्सिल क्या करते हैं? एयर को फिल्टर करते हैं, ये भी फिल्टर करते हैं। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लिखोगे अच्छी बात है, नहीं दिया कोई बात नहीं है। फिर आ गया लैरिंग्स। लैरिंग्स का मेन फंक्शन क्या है? साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ट्रांसपोर्ट एयर टू ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। अब ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, केवल इसमें दो फंक्शन आते हैं, दो दो क्वेश्चन आते हैं। एक आता है व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि एल्वेओले क्या करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, सुन लो। ये डायग्राम देखो, ये जो पार्ट है आपकी लंबी सी पाइप है, ये आपकी विंड पाइप है। अब देखो, विंड पाइप है, इसके अंदर क्या ट्रैवल करती है? एयर ट्रैवल करती है। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैं सांस लेता हूँ, तो सांस, जैसे मैंने एक बार सांस ली, फिर मैंने सांस छोड़ी, तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस थोड़ी है, ये तो डिस्क्रीट प्रोसेस है ना। मतलब ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक बार मैंने सांस ली और फिर छोड़ी तो एकदम, मतलब जल्दी जल्दी थोड़ी हो रहा है। एक पल के लिए सांस ली, तो एयर यहाँ से पास हुई इससे, विंड पाइप से, फिर लंग्स में चली गई। तो कुछ समय के लिए यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जब यहाँ पर, मतलब वो बहुत छोटा टाइम है, यहाँ पर
वैक्यूम मतलब वहां पर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होती। अब देखो, जो अपनी विंड पाइप है उसके अराउंड मसल हैं, बोन है, ऑर्गन सब उसको सराउंड करके रखे हैं। तो अगर इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं रहेगी, बहुत छोटे टाइम के लिए मान लो, तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम क्रिएट हो गया मतलब जो बाहर का प्रेशर है वो हाई है और अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये जो आपकी विंड पाइप है ये क्या हो जाएगी, हाई प्रेशर के कारण बाहर से क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। सिंपल एग्जांपल वो देखा है, बॉटल जो आती है पेप्सी या जो पानी पीने वाली, उसको तुम ऐसे ऐसा करके उसको एयर से उसकी सक कर लो तो क्या होता है, वो पिचक जाती है। तो वो क्यों पिचकती है, तुम्हारे एयर सक करने से नहीं पिचकी है, तुमने तो एयर सक कर ली, उतनी तुम्हारे पास ताकत थोड़ी तुम प्लास्टिक की बोतल कैसे पिचका दो, तुमने एयर सक कर दी। बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा है तो बाहर की जो एयर है वो बॉटल को पिचका देती है। क्लियर है ये चीज? हाँ Yes. हाँ। तो अब वही चीज है कि आपका ये जो विंड पाइप है ये पिचक ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए। अगर भाई कोलैप्स हो जाएगा तो आपका दम घुट जाएगा और आप मर जाओगे। तो फिर भगवान ने या गॉड ने या अल्लाह ने क्या किया, इसमें दे दिया रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, है ना। 16 से 20 होते हैं नंबर में, और ऐसे सी शेप के होते हैं, ये सी शेप के, बंद नहीं रहते, ऐसे सी सी शेप के रहते हैं। ठीक। अच्छा, अब ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, दे सपोर्ट द विंड पाइप एंड प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ विंड पाइप इन एब्सेंस ऑफ एयर। बन जाएगा इसका फंक्शन। दे आर सी इन शेप, सी शेप के होते हैं। कितने होते हैं, 16 से 20, और अंदर होते हैं विंड पाइप के, ध्यान रखना। और मेन फंक्शन क्या है, विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाते हैं जब उसके अंदर हवा नहीं हो। अच्छा एक चीज बताओ, ये सी सी शेप के क्यों है, सर्कुलर क्यों नहीं है पूरे, सर्कुलर भी तो हो सकते थे। सी 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 शेप के क्यों है? हम्म, बताओ बेटा। नहीं बताओगे, कोई भी बता दो, 1 मिनट। एनीवन हु कैन टेल। सर मेरा नेट खत्म हो गया, मैं क्लास लीव कर रहा। अच्छा ठीक है बेटा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सर मैं यूट्यूब में देख लूंगा रिकॉर्डेड हाँ क्लासेस। हाँ हाँ हाँ, ओके नो प्रॉब्लम। चलो बताओ बेटा क्यों ऐसे होते हैं। थैंक थैंक सर यू। वो ट्रैकिया वॉल्स को स्टिक होने से प्रिवेंट करते हैं, इसलिए सी शेप के होते हैं। किसको किसको प्रिवेंट होने से? फिर से। ट्रैकिया वॉल्स, ट्रैकिया की वॉल्स। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर सर्कुलर पूरे होते तो भी थोड़ी कोलैप्स होता। अगर पूरे सर्कुलर होते बेटा तो भी कोलैप्स थोड़ी होता। हम्म। मैं कह रहा हूँ कि अगर सर्कुलर होते तो क्या दिक्कत थी, कंप्लीटली सी शेप, मतलब आधे हल्के टूटे हुए क्यों है, कुछ बात होगी ना, कोई कारण सर होगा। आई थिंक सर सी हाँ से होंगी तो भी तो स्टक हो सकता है ना वो, नहीं मतलब तो अगर वही मैं मिल कह रहा हूँ, तो जाएगा तो। देखो, जो भी आपकी बॉडी बनी ना बहुत सोच समझ के बनाई गई, हर चीज के पीछे कारण है। मुझे भी सारे कारण नहीं पता बट इसका कारण मुझे पता है, तो वही मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि सी शेप का क्यों है। चलो देखो मैं बता रहा हूँ क्यों है सी शेप का। देखो यहाँ पे एक इमेज में सेव कर लूँ, कॉपी कर लूँ, तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे, ये आपका देखो यहाँ पे मैं फोटो पेस्ट कर रहा हूँ, ये डायग्राम देखना, ठीक है। ध्यान रखना आपकी जो बॉडी है, हाँ ये देखो, ये आपकी जो विंड पाइप है, ठीक है। और विंड पाइप के जस्ट पीछे होती है फूड पाइप। क्या होती है, विंड पाइप के जस्ट पीछे फूड पाइप। तो ये सी शेप के होते हैं और हल्का सा स्पेस रहता है। स्पेस क्यों रहता है बेटा, क्योंकि अगर ये पूरे सर्कुलर हो जाते हैं, अंदर पूरे सर्कुलर हो जाते तो इससे जस्ट चिपकी हुई है फूड पाइप, तो दोनों आपस में टकराते और कोलिजन होता, तो आपकी जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, वो कार्टिलेज का बना है, तो उसमें या तो आपको दर्द होता, या तो वो टूट जाते, या उसमें कुछ क्रैक आया था, कुछ ना कुछ खराबी आ जाती। तो वो ऐसे देखो सामने से कंप्लीट रहता है, सामने से, और पीछे जहां पर फूड पाइप है वहां पे ये ओपन रहता है। ओपन इसलिए रहता है ताकि यहाँ पर इसको फूड पाइप सपोर्ट दे सके और ये वाला पार्ट इसका लगातार इससे टकराए नहीं। जैसे ये मेरी गर्दन है, ठीक है। एक अरे यार, ले स्क्रीन शेयरिंग बंद है क्या? हाँ, ओ सॉरी।
हाँ, जैसे देखो ये मेरी गर्दन है, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरी गर्दन है, तो सामने से वो पूरे हैं और पीछे से ये जो पीछे ये वाला पार्ट है, पीछे जहाँ मेरी फूड पाइप आ रही है वहां से वो ऐसे ओपन शेप में है ताकि वो फूड पाइप से टकराए नहीं। खैर ये सब एग्जाम में नहीं पूछता बट हल्का सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को? तो अगर ये कंप्लीटली सर्कुलर होता तो ये लगातार क्या करता, ये लगातार इस फूड पाइप से टकराता रहता जिससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस बता दो। सर। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, यस सर। ओके ओके ओके। तो अब एक क्वेश्चन इसका लिख लेना, क्वेश्चन व्हाट इज फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, तो लिख देना पहले शेप, दे आर सी शेप्ड रिंग्स मेड ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इनसाइड द फूड पाइप, सॉरी विंड पाइप। विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ट्रैकिया। एंड व्हाट इज देयर मेन फंक्शन? टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द विंड पाइप इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम कोलैप्सिंग। बन जाएगा? यस। वाह क्या बात है, बहुत तेज है आप लोग। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला फंक्शन ये हो गया। फिर इसके बाद एयर आपके दोनों लंग्स में जाएगी, किसके थ्रू जाएगी? ब्रोंकाई। ये जो दो डिवीजन हो जाते हैं, देखो यहाँ पे ये दिया है, ये जो दो डिवीजन हो गए आपके विंड पाइप के, इसको अपन ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल में, और ब्रोंकियोल फाइनली एंड अप होते हैं एल्वियोलर सैक में, जिसको अपन एल्वियोली भी कहते हैं। तो ब्रोंकाई ब्रोंकाई का फंक्शन नहीं पढ़ना आपको, आपको मेन फंक्शन पढ़ना है एल्वियोले का। अब देखो ये एल्वियोले का डायग्राम दिया, ये वाला एल्वियोले सबसे पहले कैसा है? इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में दिया है, पढ़ लेना, बलून लाइक स्ट्रक्चर है। दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, और क्योंकि बलून लाइक है तो जैसे इसमें एयर रश करती है तो इनका सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो एल्वियोले का मेन फंक्शन क्या है? गैशियस एक्सचेंज। They are richly supplied by blood vessel. As air rushes inside the alveoli, their surface area increases. तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ये बहुत सारी गैस absorb कर लेते हैं और बहुत सारी गैस ब्लड के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ एल्वेओले। तो या तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आ जाएगा, पूछ लेगा इसमें, और या तो आपसे पूछ लेगा एल्वेओले। क्लियर है ये चीज? एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में कहाँ दिया है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, द वॉल कंटेन एक्सटेंशन। अरे यार इतना क्लियर नहीं दिया, खैर छोड़ो। बन जाएगा बेटा, एल्वियोले का फंक्शन बलून लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे एयर उसके अंदर जाती है सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज सपोर्ट करते हैं। और अगर वो भी कहते हैं, अगर आप अपने लंग्स के एल्वियोले को एक्सपैंड करके रख दो, जो आपके लंग्स के अंदर एल्वियोले हैं, तो पूरा एक टेनिस कोर्ट का एरिया ऑक्यूपाई कर लेंगे, इतना ज़्यादा इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। टेनिस कोर्ट तो बड़ा होता है ना काफ़ी, और आपका लंग्स कितना, इतना ही बड़ा तो है, छोटा सा, और उसके अंदर एल्वियोले इतने छोटे छोटे, तो अगर इनको एक्सपैंड करके रख दूँ तो ये पूरे टेनिस कोर्ट का एरिया मतलब ऑक्यूपाई कर लेंगे, इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो सकते हैं लोग अपने एरिया को। क्लियर है शाम्भवी, अर्चिता, हार्दिक? यस। यस। ओके, अनुपमा इज ऑल्सो देयर। ओके अनुपमा, वेरी नाइस। खूब शादी में तुम डांस करती हो पूरे टाइम, बढ़िया चीज़ है, कीप डांसिंग। सर वो सिस्टर है। अच्छा सिस्टर, ओके चलो जो भी डांस करता है। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, ये हो गया। हाँ अब देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना, क्योंकि जो मैंने बताया जो क्वेश्चन आएंगे वो इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के सवाल ही आएंगे। ठीक, देखो यहाँ पे कल भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं टाइम अपलोड कर दूंगा, शेड्यूल कर दूंगा, तो कल मैं ट्राई करूंगा कि ये चैप्टर मैं खत्म कर दूं, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर बहुत सर ज़्यादा। 7:30 से ले लिया करिए क्लास। अब यार देखो मेरे को भी काम रहता है ना, मैं भी ऐसे थोड़ी कि मतलब मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है, तो मेरे पास भी घर में काम रहते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब करना रहता है। देखो आप, पहला क्वेश्चन आ गया, वॉट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव
विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। क्या एडवांटेज है बताओ, कोई एक जन बताओ आंसर इसका। Sir, because oxygen present in air is less than present dissolved in water, so the rate of breathing is faster in aquatic animals than of terrestrial animals. हाँ ठीक है, सुन लो, जो O2 का अमाउंट वाटर में प्रेजेंट है वो बहुत कम होता है, और जो O2 का अमाउंट एयर में है वो ज़्यादा होता है। तो जैसे हम हैं, तो हम आराम से सांस ले रहे हैं ना, आराम से सांस आ रही है जा रही है। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो कौन सी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, द ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, और उसकी जो मात्रा है, वो अमाउंट जो होता है वो कम होता है। तो टेरेस्ट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, और ऑब्वियस है ब्रीदिंग रेट बढ़ गया तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, तो उनको जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, ऑर्गेनिज्म जितना छोटा होगा ना उसका ब्रीदिंग रेट उतना फास्ट होगा, और जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसका ब्रीदिंग रेट उतना स्लो होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर लिखोगे, aquatic organism obtain the oxygen that is dissolved in water, so the amount of oxygen in water is very less, as a result of which their breathing rate is high, whereas terrestrial organism obtain oxygen from the air, the oxygen in air is fairly large, so our breathing rate is low। अगर आपन ऐसा नहीं होता फिर आपन भी ऐसे नहीं डॉगी टाइप पूरे टाइम करते रहते हैं, अगर ब्रीदिंग रेट बहुत हाई हो जाता तो अपने को वो नहीं करना, ठीक है। आप देखो आगे, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide various energy। तो इसमें तीनों लिख देने हैं। अब अगर ऐसा सवाल दिया वेरियस वेज, तो इसमें एरोबिक लिखना है जो अपनी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और फिर उसके बाद एन एरोबिक के दोनों फॉर्म लिखने हैं, जो मसल में होता है और जो ईस्ट में होता है। तो वो पूरा जो चार्ट है या तो आप बना दो या तो उसके बारे में आप लिख दो, बात एक ही है, ठीक है, बन जाएगा ये चीज। Yes. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। सुन लो, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमन बीइंग में। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, किससे अटैच करते हैं ऑक्सीजन को, बताओ कौन सा मटेरियल है। Water. अरे रे, हीमोग्लोबिन, ब्लड में होता अच्छा, है, हाँ ब्लड में होता है मुझे हीमोग्लोबिन। लगा कि आप पूछ रहे हैं कि वो ऑक्सीजन किससे अब्सॉर्ब करते हैं। हाँ क्वेश्चन पढ़ो ना, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। तो ऑक्सीजन कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन और क्या फॉर्म करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। सर आपकी वॉइस बहुत धीमी आ रही है। सॉरी, ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिजोल्व फॉर्म में, एयर के फॉर्म में नहीं, ध्यान रखना। अगर एयर के फॉर्म में ट्रैवल करेगा ना कुछ भी, तो अपने ब्लड वेसल्स को मतलब फाड़ते हुए बाहर निकल जाएगी सारी हवा, अपने ब्लड में एयर नहीं जा सकती है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी इंजेक्शन लगाती है ना नर्स लोग, तो क्या करती हैं, पहले सिरिंज को ऐसे पुच्छ से मारती हैं ताकि उसकी जो एयर है वो कहाँ निकल जाए, उसकी एयर बाहर निकल जाए, ठीक है। सर पेज नंबर प्लीज। बेटा ये एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन के बाद है, पेज नंबर मेरे को नहीं याद है। ये है पेज नंबर, मैं बता रहा हूँ तुम्हें 105, जो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो अपने ब्लड में जब O2 और CO2 ट्रैवल करती है तो हमेशा डिजोल्व फॉर्म में ट्रैवल करती है, लिक्विड फॉर्म में कभी भी एयर के फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती। एयर के फॉर्म में ट्रैवल करेगी तो दिक्कतें हो जाएगी तुम लोग को, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हो गया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो या तो कार्बोनेट फॉर्म में ट्रैवल करती है, कार्बोनेट किसी का भी कार्बोनेट बन जाएगा, या तो वो भी कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन से और फॉर्म करती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये फॉर्म करता है। तो खैर कार्ब अमीनो सिलेबस में नहीं है। CO2 को आप सिंपली लिख दो कि मोस्ट ऑफ द CO2 किस फॉर्म में मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, बन जाएगा। क्लियर है बेटा। यस सर। लास्ट लास्ट क्वेश्चन, हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें आपको किसके बारे में लिखना है, LV
alveoli, alveoli. हाँ, तो लिख देना lungs contain alveoli. They are balloon or sac-like structure and they are richly supplied with blood vessel. As air gets inside the alveoli, there is a large increase in surface area. Surface area बहुत बड़ा हो जाता है. Surface area बड़े होने से क्या होता है? The surface area for gaseous exchange भी increase हो जाता है और large amount of gases exchange होती है. क्लियर है ये चीज? बन जाएगा. yes, Yes. ओके ओके, वेरी नाइस. ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग. मतलब ह्यूमन हार्ट पढ़ना है. हार्ट पढ़ा है आपने सभी ने? हार्ट क्या होता है? दिल. दिल सबके पास है कि नहीं? या दिल अपना किसी को दे आए हो? Yes sir, पढ़ा है. अच्छा, पढ़ा है. ओके चलो ठीक है, दिल भी तुम लोगों के पास है. excuse me sir. हाँ बेटा. सर वो जो मोर टू नो ये वाला कॉलम दिया उसमें एटीपी के बारे में दिया, वो थोड़ा समझा दीजिए. कौन सा? ये वाला एल्वियोले सर सरफेस पेज नंबर 102 एटीपी में दिया. 102. एक मिनट. हाँ अच्छा, इसमें देखो ए, चलो ठीक है मैं दिखा देता हूँ इसको. एक मिनट, मेरे को पढ़ना पड़ेगा. मैंने इसको पढ़ा नहीं, क्या दिया है इसमें. एक मिनट को मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, बता देता हूँ. मोर टू नो. वेट वेट वेट. हाँ यहाँ देखो, ये मोर टू नो में क्या कह रहा है भैया. एटीपी के बारे में कुछ दिया है. देखो, ATP is the energy currency for most cellular process. The energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. ठीक है, तो ATP बन गया. अच्छा, मैंने बताया था शायद क्लास 9th में जब मैं पढ़ा रहा था कि जब ATP बनता है तो ATP कैसे बनता है? ADP में फॉस्फोरस ऐड हो जाता है. तो जो एनर्जी होती है ना बेटा, इससे एटीपी बन गया. तो ये जो फॉस्फोरस और जो एडीपी का बॉन्ड होता है उसी में एनर्जी स्टोर होती है. फिर एटीपी से आप एनर्जी लेते कैसे हो? एटीपी को ब्रेक कर दो. तो एटीपी जब ब्रेक होगा तो वापस से क्या बन जाएगा? एडीपी प्लस फॉस्फोरस. अब एनर्जी बॉन्ड में स्टोर थी इन दोनों के बीच, फिर वो बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर से एनर्जी लिबरेट हो जाएगी. तो वही चीज कह रहा है. Endothermic process in the cell then use this ATP to drive the reaction when the terminal phosphate linkage in ATP is broken. वही कह रहा है कि ये जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ATP में, अभी ट्राइफॉस्फेट बन गया, मतलब 3 फॉस्फोरस हैं. एक फॉस्फोरस जब अलग होगा तो वो एनर्जी उसी बॉन्ड में छुपी है. अब वो जैसे वो बॉन्ड ब्रेक होगा खूब सारी एनर्जी लिबरेट होगी. कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है? 30.5 किलो जूल पर मोल. इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये मोल तो खैर आपने पढ़ा है. मोल पढ़ा है ना, क्या होता है मोल, क्लास 9th में. तो एक एटीपी जब टूटता है तो 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है. आगे, दिस इज हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस. इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी. ये फालतू ये सब दिया है. तो मेन वही बोल रहा है कि जो एनर्जी है वो कहाँ स्टोर होती है? एडीपी और इस फॉस्फोरस के बीच जो बॉन्ड बनता है उसमें एनर्जी स्टोर होती है. और जब एटीपी का ब्रेकडाउन होता है तो फिर वही एनर्जी बॉन्ड से निकल जाती है. 1 मोल एटीपी, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं बताओ? लास्ट ईयर पढ़ा था. 12 कार्बन मॉलिक्यूल. 6.022 Sir, into. हाँ वेरी गुड. 6.022. हाँ, तो इतने एटीपी मॉलिक्यूल, जब इतने एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे तो कितना एनर्जी मिलेगा? 30.5 किलो जूल. मतलब 30.5 इंटू किलो मतलब 10⁻³ तो कहने का मतलब 30500 जूल. तब इतनी एनर्जी मिलेगी, ये कह रहा है. क्लियर है बेटा? हैं? यस सर. Yes sir. ओके ओके चलो अब. अच्छा, मैडम ने कहाँ तक पढ़ा दिया अभी? और सर वही ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग. तो अभी सिलेबस नहीं डिसाइड हुआ कितना देंगे सिलेबस? पूरा चैप्टर